नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि का दूसरा पार्ट। इससे पहले मैंने आप सभी को समझा दिया था कि ध्वनि साउंड क्या है, और साउंड के बारे में हमने बहुत ही एक बेसिक चीज देखी कि जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इनमें से किसके अंतर्गत ध्वनि आती है। तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अनुदैर्घ्य तरंग है अर्थात ये संपीड़न और विलयन की स्थिति में चलेंगी। ठीक है। अब गलती कहां पर होती है, जब हम पढ़ते हैं, जब हमको पढ़ाया जाता है तो ध्वनि पढ़ाई जाती है, और ध्वनि के अलग अलग गुण, जो कि अगला टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे उसी को, जो कि है ध्वनि के अभिलक्षण या फिर ध्वनि के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो जब ये पढ़ाया जाता है, और हमेशा से आपको जब पढ़ाया गया है या आप पढ़े होंगे कहीं पर, तो इस कैसे पढ़ाई जाती है ध्वनि का गुण, ये पढ़ाया जाता है इस वेव से। इस वेव से हमेशा पढ़ाई जाती है। और ये कैसी तरंगे हैं, कैसी वेव है ये तो भैया अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है, अर्थात ये कैसी चलेंगी, ये अगर दिशा हो गई तो ये विरलन हो गई और ये संपीड़न हो गई। घना वाला क्या है, संपीड़न है, फिर विरलन हो गई, फिर संपीड़न, ठीक है, फिर विरलन, फिर संपीड़न। तो कहने का अर्थ क्या है, जब भी आपको पढ़ाया गया है, आपको इस फॉर्म में बताया गया है, लेकिन ध्वनियां ऐसी चलती है, अनुदैर्घ्य तरंगी होती है। इसीलिए हम एग्जाम में जब भी पूछा जाता है कि ध्वनि कैसे तरंगे है, तो अक्सर अनुप्रस्थ लगा दिया जाता है, क्योंकि हम उसके गुण को इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये समझने के लिए है, ध्यान रखिएगा ना, इससे आपको समझ में आएगा और इससे भी समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्वनि को पढ़ने के लिए ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि ध्वनियां हमेशा ऐसी चलती है, वो तरंग संचरण दिशा के समानांतर चलती है, न कि लंबवत। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ध्वनि तरंग संचरण दिशा के समानांतर चलती है, समांतर चलती है, न कि लंबवत। ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ध्वनि के अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, इसी से प्रश्न बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, और इन अभिलक्षणों में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला हमको पढ़ना है वह है तरंग दैर्घ्य। कौन कौन से, तरंग दैर्घ्य। इसे क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसको दर्शाया जाता है लैम्डा से। दूसरा जो हमको पढ़ना है, तरंग दैर्घ्य के बाद मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो है आयाम। आयाम, इसको कहा जाता है एम्पलीफायर। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है ए से या कैपिटल ए से। तीसरा जो पढ़ना है वह है आवृत्ति, अर्थात क्या कहा जाता है इसे, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसको एफ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है, चौथे नंबर पर हमको पढ़ना है, इसमें चौथा नंबर क्या है, तारत्व, जो कि अक्सर करके छूट जाता है। कौन सा है, तारत्व। सिलेबस में आपका नहीं लिखा है तारत्व ना, लेकिन इसको पढ़ना है, PITCH, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिच। और इसके बाद एक आता है तासीर, जिसे कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है गुणता, या फिर इंग्लिश में क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। और छठवां जो है वह है तरंग ध्वनि की चाल, स्पीड।
तो इन 6 टॉपिक को हमको पढ़ना है। सिलेबस में आपका तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ है, आयाम लिखा हुआ है, आवृत्ति लिखा हुआ है, चाल लिखा हुआ है, और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे तारत्व और तासीर से या फिर गुणता से। अब कैसे होगा? अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ें, बाकी चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये दोनों चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पिछला एग्जाम जो भी आया था उसमें देखे होंगे पिच से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिच से, तो उसको भी देखेंगे। लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य से कैसे प्रश्न आएंगे, आयाम से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आवृत्ति से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ध्वनि की चाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अर्थात लंबाई को कहा जाता है। लंबाई अब किसकी है? तो लंबाई जो होगी वह जो तरंग गति कर रही है उसी की लंबाई होगी। और ध्वनि तरंगे कैसी चलती है? संपीड़न और विरलन के फॉर्म में। तो दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दो संपीड़न और दो विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसी को जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगे में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का देखें तो दो स्ट्रिंग और दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अब आपको यहां पर ध्वनि पढ़ रहे हैं और समझाया जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया। एक पहला बना लिया हमने, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। ठीक है, जो लंबे वाले हैं वो संपीड़न है, इनको इसलिए घना बना रहा हूं, और ये लंबे इसलिए होते हैं, आगे देखेंगे इसके क्वालिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो श्रृंग हो गए, और दो श्रृंग हो गए या फिर दो गर्त ले लीजिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी को कहा जाता है लैम्डा। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा कहलाएगी। या फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा पढ़ाया गया है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब तरंग दैर्ध्य पूछे जाते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? दो संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, उस तरंग की, या फिर दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और लैम्डा बराबर, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य अर्थात लंबाई है, और इसका मात्रक क्या होगा? तो ऐसा ही मात्रक होगा, मात्रक हो जाएगा मीटर। किसमें मापेंगे? मीटर में, या फिर कहीं कहीं पर सीजीएस लेते हैं तो सेंटीमीटर में माप लिया जाता है। ठीक है, या तो इसको मापेंगे हम मीटर में, या फिर इसको मापा जाएगा सेंटीमीटर में। अब कई जगह किलोमीटर, लेकिन तरंग दैर्ध्य, तरंग तो बहुत छोटी सी चीज है, इसलिए इसको बहुत बारीकी, नैनोमीटर में भी मिलते हैं तरंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं? तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूला को कैसे हम याद रख सकते हैं, उसको याद रखिएगा। एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आपको दो तीन फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे वही बन जाएगा। जैसे लैम्डा बराबर होता है V/F, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, किसकी? ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, तरंग की। V क्या है? ध्वनि की चाल है। और F क्या है? उसकी आवृत्ति है। अभी आवृत्ति हम नहीं पढ़े हैं, तो आवृत्ति अच्छे से समझ में नहीं आएगी।
ठीक है, तो लैम्डा बराबर याद रखिएगा v अपॉन एफ। इसी फॉर्मूले से आगे इसको जैसे पक्षांतर करके बना सकते हैं, f बराबर v अपॉन लैम्डा बना सकते हैं, v बराबर क्या बना सकते हैं, f इंटू लैम्डा। तो ये तीनों फॉर्मूले यूज होंगे। जब आवृत्ति पढ़ाऊंगा तो आवृत्ति का ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर चाल पढ़ाऊंगा ध्वनि की या वेग, तो ध्वनि की चाल के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको कोई भी दो चीजें दी गई होंगी तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है निकालना। मेरे ख्याल से इससे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य किसके अपोजिट में होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है एफ के और वी के समानुपाती होता है। अर्थात अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक हम देखें तो तरंग दैर्ध्य को प्रभावित करने वाला कारक पहला हो जाएगा माध्यम। माध्यम ठोस है, द्रव है कि गैस है, जिस माध्यम में जैसी जैसी उसका वेग होगी किसकी, उस ध्वनि की, वैसे वैसे उसके लैम्डा का मान अधिक होगा। कैसे, क्योंकि ये इसके समानुपाती है, लैम्डा समानुपाती v, और लैम्डा जो है वृत्त का अनुपाती है f के। ठीक है, तो जहां पर वेग अधिक होगा वहां पर लैम्डा का मान भी अधिक होगा। जैसे कि ध्वनिया जो है माध्यम, कौन सी माध्यम, अगर ठोस माध्यम है तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो यहां पर तरंग दैर्ध्य भी उसकी क्या होगी, अधिक लंबी होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मान भी अधिक होगा। जहां पर आवृत्ति अधिक होगी वहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान कम हो जाएगा। तो माध्यम की बात करो तो माध्यम में ठोस, द्रव और गैस अलग अलग स्थितियों में ये परिवर्तित होंगी। आगे तो माध्यम जैसा, जिस माध्यम में वेग ज्यादा होगा उस माध्यम में लैम्डा का मान अधिक होगा। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति अगर बात करें दूसरी आवृत्ति पर डिपेंड होगा, तो जहां पर आवृत्ति अधिक होगी वहां पर लैम्डा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट है इसलिए। और इसके बाद वेग, वेग बढ़ेगा तो लैम्डा का मान भी बढ़ेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा लैम्डा और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहां पर एफ अधिक होगा वहां लैम्डा का मान कम हो जाएगा, जहां पर लैम्डा का मान अधिक होगा वहां एफ का मान कम होगा। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको बोली जाए किसी माध्यम में दो तरंगे हैं, एक माध्यम में दो तरंगे चल रही हैं, दोनों का वेग क्या है, समान है बोल दी। अगर दोनों का वेग समान है तो किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा बोला जाए, किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा अगर पूछा जाए तो जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति अर्थात f का मान कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। ठीक है, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। कहीं कहीं पर आवृत्ति को न्यू से या एन से डिनोट किया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एफ लिखिए, न्यू लिखिए, क्या क्या डिनोट किया जाता है, एफ और न्यू ऐसे, या फिर एन। ये तीन चीजें हैं जो आवृत्ति के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो इसमें डाउट मत रखिएगा, सिर्फ आवृत्ति याद रखिए। आ रहा है समझ में? चलिए अब देखिए इससे प्रश्न, हाँ इसके अलावा और एक चीज बता दो, जैसे कि हम आवृत्ति को वास्तविक जीवन में कैसे देख सकते हैं। बांसुरी की आवाज, अगर बांसुरी सुने होंगे आप तो उसकी आवाज पतली होती है, उसकी आवृत्ति कम होती है। अगर उसकी आवृत्ति कम है इसका अर्थ है कि आवृत्ति क्या है उसका, अधिक होती, सॉरी बांसुरी पतली होती है, उसकी आवृत्तियां, आवृत्ति जो है, अभी आवृत्ति नहीं पढ़ी इसलिए आपको हो सकता है समझ में नहीं, लेकिन बेसिक चीजें तो पढ़ी हुई है। तो बांसुरी की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, तो उसका तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा। इसके अलावा ढोलक को देखे होंगे, तो ढोलक की आवृत्ति क्या होगी, कम होती है, इसलिए उसके तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है ढोलक में। इसके अलावा देखिए मोबाइल नेटवर्क, पहले आया था 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है,
तो इसमें आवृत्तियां जो है वो लगातार बढ़ रही है, एफ का मान लगातार बढ़ती है, इसमें सबसे ज्यादा एफ का मान होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा 5G में अगर एफ का मान अधिक है तो उसके तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात 5G में नजदीक नजदीक में टावर लगाए जाएंगे तो इसका लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान उतना ही कम हो जाएगा। इसमें लैम्डा का मान, अगर ये आवृत्तियां इसमें कम है इसलिए लैम्डा का मान जो है वो अधिक हो। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि 2G की तरंग दैर्ध्य अधिक है या 5G की तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो वहां पर लगाइएगा तरंग दैर्ध्य 5G की अधिक होगी क्योंकि उसकी आवृत्ति का मान, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, हाँ 5G का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होगी क्योंकि इसमें आवृत्ति का मान अधिक होगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाए। इसके बाद देखेंगे प्रकाश के रंग के लिए, और ये तो फेवरेट है, प्रकाश के रंग के लिए क्या होती है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है इसीलिए उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के अर्थ क्या हो रहा है, वो अधिक दूरी तक जा सकती है। आवृत्ति कम होगी तो आवृत्ति कम होगी, तरंग दैर्ध्य अधिक होगी अर्थात वो अधिक दूरी तक जा सकती है। इसीलिए रेड सिग्नल किसमें होते हैं, सॉरी खतरे का जो सिंबल होता है, सिग्नल होता है, वो किस कलर में होते हैं, लाल कलर में होते हैं। 9वीं 10वीं में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो लैम्डा और एफ दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लोग कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जहां पर न्यू या एफ का मान अधिक होगा वहां पर लैम्डा का मान कम होगा। अरे समझ में, चलिए अब देखिए कि तरंग का प्रकार, ये तरंग दैर्ध्य की लंबाई कहां से कहां तक हो सकती है। हम जो देखते हैं तरंग तो बोल दिया सर ठीक है लैम्डा का मान, लेकिन वो तरंग दैर्ध्य कितने कितने लंबाई की हो सकती है। जैसे कि ध्वनि तरंगे ठोस और गैस हैं, तो ध्वनि तरंगों की अगर बात करें जो हम श्रवण करते हैं तो रेंज लिख लीजिए इसके ध्वनि तरंगों की, यहीं पर लिख दूं, ठीक यहां पर लिखते हैं। चलिए पहला देखते हैं ध्वनि तरंगों की लंबाई किस रेंज से किस रेंज तक हो सकती है। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आ सके। जो मानो कि सुनने योग्य है 17 मिलीमीटर से 17 मिलीमीटर से ये होती है 17 मीटर तक की होती है। ये क्या है, लैम्डा का मान है ना, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको आवृत्तियां याद होती है लेकिन हो सकता है लैम्डा का मान भी पूछ दे। तो जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की लंबाई जो होती है, तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है 17 मिलीमीटर से 17 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखते हैं जो मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश है, प्रकाश तरंगों की, प्रकाश तरंग या प्रकाश है, प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा। प्रकाश तरंगे जो होती है मुख्य रूप से ये 40 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, नैनोमीटर याद रखिएगा, नैनोमीटर यहां पर मिलीमीटर है वो मीटर है, यहां पर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इसको आपको नोट कराया जाए। एक तीसरा जो है आपको पूछा जाएगा कि मान के चलिए कोई तालाब है, उसमें जल का तरंग दैर्ध्य, जल का तरंग दैर्ध्य क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर तालाब की बात की जा रही है, कोई समुद्र की बात नहीं की जा रही है, तो ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग हो सकती है। ये सेंटीमीटर से लेकर के मीटर तक हो सकती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती है। समुद्र में जाएंगे तो बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से कि वो जो तरंग दैर्ध्य है उनका मान कैसे कैसे होता है, कितना कितना होता है। अब आपको इसमें जो पूछा जाएगा वो देखते हैं। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर इससे पूछेगा ना तो आंकिक प्रश्न पूछेगा, और आंकिक प्रश्न जो है वो बहुत ही सरल तरीके से पूछेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है
कि ध्वनि का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। इसमें एक ध्वनि की आवृत्ति दी गई है, एफ का मान दिया गया है 340 हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आगे मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। हवा में ध्वनि की चाल जो है, चाल दी गई है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो लैम्डा का मान क्या होगा, बस फार्मूला में मान रखना है। लैम्डा बराबर होता है v अपॉन एफ। v का मान क्या दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, और इसका मान दिया गया है 340 हर्ट्ज बराबर 1। अब ये एक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में लंबाई है लैम्डा, तो 1 मीटर हो जाएगी। आ रहे समझ में? यहां पर जो यूनिट दिया रहेगा उसको चेंज देख लीजिएगा अच्छे से और चेंज कर लीजिएगा। अगर मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर प्रति घंटा भी दे सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे सकता है घुमाने के लिए, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लीजिएगा, है ना। और अगर ये किलोमीटर में दिया रहे तो किलो हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति वाले में मैं कन्वर्ट करना बता दूंगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से है कि लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति एफ रेड, लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति दी गई है कितना 4.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। कितना है 14 हर्ट्ज। और प्रकाश की चाल दी गई है v बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लाल प्रकाश के ना, लैम्डा का मान क्या होगा पूछा जा रहा है। लैम्डा बराबर v अपॉन एफ, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 8 और ये 4.3 गुणित 10 की घात 14, 6 है, माइनस में आएगा उत्तर, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 7 गुणा 10 की घात -7 आएगी, और ये इस किस में आएगी, ये आपके मीटर में, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो 700 नैनोमीटर आएगी, जो कि क्या है, नैनोमीटर में क्या होती है 10 की घात -9, 2 शून्य घटा देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? 700 नैनोमीटर किसकी, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, वही 400 से जो 700 है ना, वो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आपको तो याद है। अब इसका तरंग दैर्ध्य 700 है, इसलिए इसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखते हैं, तीसरा जो है वो इसी से संबंधित है और बहुत ही सरल तरीके से है। वायु में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड दी गई। यदि ध्वनि की आवृत्ति कितनी दी गई है 1700 हर्ट्ज है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी ध्वनि की। फॉर्मूला सिंपल सा है, मान रख दीजिएगा, सीधा सीधा मान रखिएगा ना, कहीं कहीं पर चेंज करना होगा उसको देख लीजिएगा। v का मान दिया गया है 340 और f का मान है 1700, एक कट जाएगा 17 से 2, तो दशमलव आ जाएगा, 2/10 होगा, और 2/10 का क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा मीटर। किस पे हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य है। तो ऐसे प्रश्न बना लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और प्रश्न मैं करा देता हूं। कोई तरंग 300 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, 300 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, और उसकी तरंग दैर्ध्य दी गई है, लैम्डा का मान दिया गया है 1.5 क्या है, मीटर है, 1.5 मीटर है। तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए दे दिया गया है, वही सेम फॉर्मूला f बराबर v अपॉन लैम्डा बराबर ये हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। v का मान दिया गया है 300 और ये हो जाएगा 1.5, सिंपल सा है, कटा लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो 1 शून्य और हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 दूनी अर्थात 200 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक। तो ऐसे घुमा के प्रश्न को दे सकता है, इसमें बिल्कुल आपको हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ओके,
अब दूसरा जो पढ़ना है, तरंग दैर्ध्य से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, जो मेन पूछेगा ना पिच तारत्व उससे पूछेगा, उसमें थोड़ा समझना होता है। दूसरा क्या है, हम जो दूसरा देख रहे थे इसके गुणता में, गुण में आयाम, आयाम इसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इसे कैपिटल ए या स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। आयाम क्या होगा, आयाम एम्पलीट्यूड, इसी से बना है एम्पलीफायर। क्या करता है एम्पलीफायर, आवाज को बढ़ा देता है। जब ध्वनि के आयाम को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवाज में वृद्धि हो जाएगी। आप लोग को कल एक चीज पूछा था कि वही छोटा से स्पीकर में आवाज कम आता है, बड़ा स्पीकर में आवाज ज्यादा आने लगता है। तो उसका कारण है कि उस ध्वनि का आयाम बढ़ाया जाता है एम्पलीफायर से। क्या होता है आयाम, आयाम जो है विरलन या संपीड़न, एक विरलन या एक संपीड़न, ये हो गया आपका श्रृंग और गर्त। अब ऐसी बोल बोल के आपको पढ़ाया जाता है एक विरलन या संपीड़न, तो भैया ये तो श्रृंग और गर्त है। आपका जो विरलन और संपीड़न है, ये विरलन है और ये संपीड़न है। अरे समझिए, तो ये क्या होता है, विरलन और संपीड़न है। जब ध्वनि आगे बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे बढ़ेगी, तो एक संपीड़न बनेगा, विरलन दबाव क्षेत्र बनेगा, तो दबाव क्षेत्र होगा तो घने हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट उसका जो है, मैक्सिमम हाइट या इसको लिया जाता है या फिर इसके मैक्सिमम हाइट को लिया जाएगा। यहां जो हाइट आपको मिलेगी यही होती है उसकी आयाम। जितना दबाव होगा आवाज में, घनत्व ज्यादा होगा, आवाज ऊपर नीचे होगी, जितना ऊपर होगी उतनी ज्यादा आवाज सुनाई देगी, बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी। और अगर यहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करो तो जितना ज्यादा श्रृंग ऊपर होगा या जितना ज्यादा गर्त यहां पर इसको जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, चमक उस पॉइंट पे बहुत अधिक होगी। सारी जो एकदम वहां पर अणु जो है एकदम पास पास आ जाएंगे और ऊपर हो, चमक वहां पर बहुत ज्यादा होगी अगर ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो। और अगर वो ध्वनि तरंगे हैं तो वहां पर लाउडली साउंड बहुत ज्यादा। आ रहा है समझ में? तो आयाम को समझना है आपको, ना कि रटना है। आयाम को समझिएगा, किसी दोलन या तरंग की अधिकतम विस्थापन को उस तरंग का आयाम कहा जाता है। अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, उस तरंग का आयाम कहा जाता है। अर्थात वो जितने ऊपर तक जाएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, आयाम हो जाएगी। और आयाम के लिए मुख्य रूप से आयाम जब बढ़ती है तो लाउडली अर्थात साउंड बहुत ज्यादा आने लगती है, और इसी से बना है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से इसी आयाम को बढ़ाया जाता है, जिससे आपको जो थोड़ा सा आवाज है उसको एम्पलीफायर द्वारा बहुत बढ़ा दिया जाता है। डीजे में चलाया जाता है तो बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है। ठीक है, चलिए। तो ये आयाम जो है किससे संबंधित होती है, मुख्य रूप से ऊर्जा से संबंधित होती है। और ये ऊर्जा की जो है इसके स्क्वायर अर्थात ई समानुपाती आयाम का वर्ग होता है, याद रखिएगा ना, आयाम का वर्ग अर्थात ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन करके रखिए। ऊर्जा का मान दिया रहेगा तो आप आयाम का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए उसमें थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो आयाम क्या हो जाएगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊर्जा क्या है, वही जो बल लगाया जाएगा या विद्युत द्वारा ऊर्जा दी जाएगी उससे ही साउंड बढ़ेगी। जैसे आप ताकत लगाइए, ताकत लगा के बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे तो कम सुनाई देगा, कम ताकत लगाएंगे तो, और ज्यादा ताकत लगाएंगे तो ज्यादा आवाज आएगी। तो थोड़ा सा ताकत लगा रहे हैं और इसका आयाम क्या है, 2 गुना वेग से 2 गुना बढ़ जा रहा है, 2 गुना लंबाई से, तो साउंड क्या आती है, एकदम जोरदार आवाज सुनाई देती है।
थोड़ा सा ऊर्जा लगाने पे ज्यादा होती है। एम्पलीफायर इसी बेस पे बना हुआ है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में इससे प्रश्न पूछते। ऊर्जा का मान दिया रहेगा तो आयाम का मान निकाल सकते हैं, या आयाम का मान दिया रहेगा तो ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। आ रहे समझ में? ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आयाम बदलने से ध्वनि की तीव्रता तब बदल जाती है। ध्वनि की तीव्रता तो बदल जाती है, लेकिन आगे देखेंगे तो उसकी आवृत्ति और पिच को हम नहीं बदल सकते। तीव्रता अर्थात वही साउंड जो है बहुत ज्यादा आने लग जाती है, लेकिन उसके पिच को हम नहीं बदल सकते। जो जिस सुर में वो बना हुआ है ना, उसी सुर में वो चलता है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आगे पिच जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आयाम जो है वो पिच को या आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती है। आयाम, वैसे पीडीएफ जो मिलेगा उसमें लिखा रहेगा, वह आवृत्ति, आयाम बदलने से आवृत्ति या पिच नहीं बदलती। नहीं बदलती है, ठीक है। ना आवृत्ति बदलती है ना पिच बदलती है, सिर्फ उसकी तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता बदलती है, बहुत ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, इस पे उसकी पिच और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देखे होंगे ध्वनि तरंगों में, आप देखेंगे कि दो व्यक्ति समान आवृत्ति की ध्वनि निकाल रहे हैं। दो व्यक्ति है, उनकी आवृत्तियां समान हैं, लेकिन पहले व्यक्ति का आयाम अधिक है और दूसरे व्यक्ति का आयाम कम है, तो आवाज किसकी सुनाई देगी? दो लोग को झगड़ा करते हुए देखे हैं, अभी पुरुष पुरुष ही झगड़ा कर रहे हैं। आवृत्तियां जो हैं अगर समान है और आयाम कम ज्यादा है, तो जिसका आयाम अधिक होगा उसका आवाज ज्यादा आएगा। कभी कभी आप देखे होंगे मोबाइल फोन पे अगर नेटवर्क का इशू ना हो, डायरेक्ट दोनों एक साथ हेलो बोलते हैं, दोनों एक साथ हेलो बोलेंगे तो उनकी आवृत्तियां टकरा जाएंगी, आयाम भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए अगला क्या बोला है वो सुनाई ही नहीं देता है। लगेगा सुनाई दिया है, लेकिन प्रतिध्वनि हो जाती है, ध्वनि सुनाई ही नहीं देती। तो ये चीजें होती हैं आयाम की वजह से। जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ज्यादा उसमें जोर होगा। ऐसे ही अगर सरल दोलन, कोई दोलन के लिए अगर बात की जाए, सरल दोलन के लिए, तो यदि पेंडुलम का आयाम 10 सेंटीमीटर है, अर्थात वह अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, ठीक है, ये माध्य स्थिति है, अच्छा मिल गया क्या? ये माध्य स्थिति है, इसके दोनों ओर यहां से ये है, ठीक है, और यहां पर ये, अगर ये दोलन है, पेंडुलम की बात की जाए तो ये माध्य स्थिति है इसकी, और इसकी इस ओर और इस ओर मैक्सिमम जो है विस्थापन, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे इसके, अगर इस साइड पे 10 सेंटीमीटर इसका है तो इधर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। आ रहा है समझ में? दोलन के लिए ऐसा होता है। और स्पीकर की आवाज की बात की जाए तो स्पीकर का आवाज मैंने आपको पहले ही बता दिया, आयाम बढ़ाने पर क्या होगी, उसमें कंपन अधिक होने लगेगा। कंपन अधिक होगा तो कंपन अधिक होगा अर्थात ये देखिए यहां पर ये है, अब आयाम बढ़ा दिए तो इसका कंपन बहुत अधिक होने लगा यही पर, ठीक है। तो इसका आयाम बढ़ गया, माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन हो रहा है, इसका आवाज बढ़ गया, तो यहीं पर जो है संपीड़न का मान अधिक होगा और यहीं पर आवाज बढ़ जाएगा ध्वनि तरंगों के लिए, ठीक है। तो आयाम मेरे ख्याल से इस पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एम्पलीफायर है इसी आयाम को बढ़ाते हैं जिससे आवाज हमें तेज सुनाई देती है। ध्यान रखिए, अभी मैंने मोटी या पतली आवाज की बात नहीं की, मोटी और पतली आवाज आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आयाम की बात की जाए। अब आयाम को प्रभावित क्या क्या कर सकता है, आयाम अधिक होगा, आयाम अधिक होगा, आयाम अधिक होगा अर्थात ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। आयाम अधिक होगा तो इसमें कंपन भी अधिक होगा, या कंपन अधिक होगा तो आयाम भी अधिक होगा। सिर्फ इसमें ऊर्जा की बात की जा रही है और कंपन की बात की जा रही है, अधिक सुनने की क्षमता हो जाएगी, मतलब आवाज बहुत जोर की आ जाएगी इसकी। तो ये जो है कंपन और ऊर्जा दो चीजों पर डिपेंड करती है, इसमें आवृत्ति या फिर पिच की बात नहीं की जाती है। आ रहा है समझ में? इसके बाद
इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तरंग दैर्ध्य हो गया, आयाम हो गया, इसके बाद हमको पढ़ना है आवर्त काल। ये भी बहुत सरल है। आवर्त काल इसको कहा जाता है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल टी से, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, ये एक दोलन को पूर्ण करने के लिए लगा समय। अब वो आप चाहे बोलेंगे किसमें, अनुप्रस्थ में या फिर अनुदैर्ध्य में। एक दोलन जैसे ही पूर्ण होता है, इस दोलन को यहां से वापिस इस स्थिति में आने के लिए इस दोलन को पूर्ण, एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण चक्र करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। और यह आवर्त काल सरल शब्दों में बोले तो समय, ठीक है, यहां से वहां तक जाने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्त काल होता है। और यह आवर्त काल किसके विपरीत होता है, फ्रीक्वेंसी की, अगर सूत्र की बात की जाए तो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रखिए। T बराबर 1/f, जहां f क्या है, उस तरंग की आवृत्ति है। यहां पर ध्वनि तरंगों की बात की जा रही है, इसलिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होगी। अब आवर्त काल कैसे होगा, आवर्त काल कैसे होगा समझिएगा ना, सिर्फ समझना है आप। मैं धीरे से बोल रहा हूं, आज समय ज्यादा ले रहा हूं दोलन पूर्ण करने के लिए, इस दोलन को पूर्ण करने के लिए टी का मान ज्यादा ले रहा हूं, तो यह आवाज क्या होगी, आवर्त काल अगर ज्यादा होगा तो आवाज या तो धीमी होगी या फिर गहरी होगी। इस स्थिति में टी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। मोटी आवाज की बात नहीं कर रहा हूं ना, गहरी आवाज या धीमी आवाज, आवर्त पूरा करने में समय अगर ज्यादा लग रहा है तो वह आवाज धीमी होगी या फिर गहरी होगी। और इसमें अगर आवर्त काल कम कर दिया जाए, टी का मान अगर ये कम हो, इसका मतलब है कि यह आवाज कैसी होगी, यह आवाज तेज होगी, तीखी होगी। क्या होगी, तीखी होगी, एक अलग सी होगी, तीखी। देखिए कितना जल्दी बोला, अलग से तीखी, गहरी, बोल के देखिए, गहरी ज्यादा समय लग रहा है, तीखी कम समय लग रहा है। ये होता है आवर्त काल से उस पर डिपेंडेंसी इसकी क्या होती है। जैसे कि पुरुष की आवाज, पुरुष के आवाज में उसका आवर्त काल क्या होगा, नोट डाउन करा देता हूं क्योंकि ये काम आ सकता है। पुरुष के आवाज के आवर्त काल, पुरुष के आवाज की आवर्त काल जो होती है 1/120 सेकंड होता है। और महिला की जो आवाज की आवर्त काल होती है वह होती है 1/250 सेकंड। मतलब एक दोलन पूर्ण करने के लिए कौन ज्यादा समय ले रहा है, पुरुष का ज्यादा ले रहा है। 1/120 है, मतलब वो ज्यादा है 250 से, 2 गुना समय। इसीलिए आपको महिलाओं की आवाज तीखी लगेगी, बहुत उसमें जो है आवर्त काल जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और नोट डाउन करने वाली बात है, इस टी का मान जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं पर टी का मान नेगेटिव आ गया तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर्मूला पहला तो आपने देख लिया 1/f होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन एक फॉर्मूला और हमने देखा है, क्या देखा है, लैम्डा बराबर v/f। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ 1/f बराबर क्या लिख सकते हैं हम, t लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा बराबर v इंटू क्या हो जाएगा t, या v बराबर क्या होता है ये भी देख लीजिए, यहां से आ रहे समझ में,
v बराबर, अच्छा ठीक, v बराबर लैम्डा अपॉन एफ। यहां पर कुछ गलत लिखा है क्या? ठीक है, इधर उधर पलटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर v का मान क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ध्यान से, 1/f बराबर क्या है, t है, v का मान 1/f लैम्डा, और ये t रख सकते हैं v। ये संबंध होता है इस उसी फॉर्मूला को बार बार घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना है, और एग्जाम में इसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में उससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। चौथा है आवृत्ति। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय, एकांक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्त काल है, और एकांक समय में जितना दोलन पूर्ण होता है, या एक सेकंड में प्रति सेकंड पूर्ण की जाने वाली दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में पूर्ण की गई दोलन, इसमें एक सेकंड में पूर्ण दोलन। दोलन कहने का अर्थ है वही संपीड़न या विरलन, या अगर प्रकाश तरंग में बात करें तो श्रृंग और गर्त की। तो ये आवृत्ति जो है एक सेकंड में कितनी बार वह दोलन कर सकती है उससे संबंधित होती है, और इसे किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है, और एफ बराबर 1/लैम्डा। वही फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूला को घुमा घुमा के दे दिया जाता है। यहां पर v लिख देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये v हो जाता है, एफ लैम्डा, ये वेग के लिए हो जाएगा। बस इसी के आसपास से घूमते रहेगी पूरे के पूरे फॉर्मूला, और इसमें t, अब f बराबर ये हो गया तो विपरीत होता है, तो f बराबर एक चीज और होता है, f बराबर 1/t। वाला फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये वाला भी फॉर्मूला, यहां पर ये नहीं होगा ना, ये यहां पर बराबर सिंबल नहीं रहेगा, ये रहेगा f बराबर 1/t। समय से संबंधित दिखाएंगे, अभी भी से आप अगर दिखा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ अभी इसको याद रखें। t बराबर क्या होता है, t बराबर 1/f, और v बराबर बस उल्टा है, t बराबर 1/f, f बराबर 1/t, दोनों के ऑपोजिट होते हैं। पेंडुलम में जैसे कि कहा जाता है एक पेंडुलम 10 सेकंड में 5 दोलन करता है। एक पेंडुलम है 10 सेकंड में, टी का मान दिया गया है, टी का मान कितना है, 10 सेकंड में 5 दोलन करता है, दोलनों की संख्या 10 सेकंड में 5 दोलन करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1/t। कितना दोलन कर रहा है, एक दोलन, ये 5 दोलन है, कितने में, 10 सेकंड में कर रहा है, तो 5 दूनी, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें बात की जाए तो 0.5। किसमें, हर्ट्स में। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है, एक हर्ट्स, सॉरी हर्ट्स होता है, और हर्ट्स को किसमें मापा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, हर्ट्स और किलो हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज होता है, जैसे कि किलोग्राम में होता है वैसे ही आवृत्ति में होती है। तो इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से आवृत्ति के प्रश्न बना सकते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग यदि एक स्पीकर 1000 बार कंपन करता है हर सेकंड में, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। एक उदाहरण बोला जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग है, और ध्वनि तरंग 1000 बार एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, 1000 कंपन कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, f 1/, अच्छा 1000 हर्ट्ज हो जाएगी,
और 1000 हर्ट्ज बराबर क्या होती है, 1 किलो हर्ट्ज। ऐसे अब इस पे घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा और आगे हम देखेंगे, लेकिन आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, लंबा हो जाएगा। 3 पॉइंट पढ़े, इन तीनों 4 पॉइंट पढ़े, चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे इससे और संबंधित बाकी के जो पिच है, तारत्व है, उसी को वो तारत्व को कहा जाता है पिच, गुणता है और ध्वनि की चाल और उससे संबंधित प्रश्न नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, बस समझना है आपको। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।